मैं बिहार का नंबर 1 का चैनल हूं और मैं सच बोलता हूं। झूठ तक वाले मनीष कश्यप पर सन ऑफ बिहार भी कहता था, हालांकि वो कलंक ऑफ बिहार है, मैं नया नाम दे रहा हूं। वो कलंक ऑफ बिहार है जो बिहार की छवि को धूमिल कर रहा है, जो बिहार के चेहरे को बिगाड़ रहा है, जो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक अच्छी सरकार के छवि को मिट्टी में मिलाने का प्रयास कर रहा है। वो किसी कीमत पर सन ऑफ बिहार नहीं हो सकता, वो कलंक ऑफ बिहार है। और उस पर बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बिहार पुलिस को गुलाम सरवर की तरफ से ढेर सारी बधाई। ऐसे ही कदम उठाइए आप, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगना चाहिए। जो लोग, आपको बता दूं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें 4-5 नाम हैं, उसमें इस झूठ तक वाले का भी नाम है। पहला मुकदमा जो नामजद हो गया, अननाउन भी हुआ है, लेकिन नामजद मुकदमे में प्राथमिकी जो निम्न व्यक्तियों को जांच उपरांत नामजद किया गया है, उसमें अमन कुमार है, एक राकेश तिवारी है जो प्यारा न्यूज करके चलाते हैं, और एक युवराज सिंह राजपूत हैं, और एक साहब मनीष कश्यप कलंक ऑफ बिहार हैं। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और धारा भी सुन लें। मैं फिर बधाई देता हूं बिहार पुलिस को इसके लिए, और बिहार सरकार को भी, और तमिलनाडु की सरकार को भी बधाई देता हूं जो आपने इन तमाम अफवाह गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके लिए इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है 153, 153A, 153B, 505B, 505C, 468, 471, 120B, इतने धाराओं में ये कलंक ऑफ बिहार पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको आप मनीष कश्यप कहते हैं। और दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही है। उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, एक व्यक्ति फरार, जो ये 2 चल रहा, उसमें एक मनीष कश्यप भी फरार है, जो दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में कल घूमता हुआ दिखा है। बिहार पुलिस से विनती है कि वो दिल्ली में छापेमारी शुरू करे और जितनी जल्दी हो ये कलंक ऑफ बिहार को, झूठ तक के माने संपादक को फौरन गिरफ्तार किया जाए, ताकि बिहार की छवि को धूमिल करने का दोबारा कोई साहस न कर सके, कोई हिम्मत न कर सके बिहार की इस छवि को, जो कि पूरे भारत में बिहार को लेबोरियस मैन, ईमानदार के नाम पर, कम माने पूंजी पर तैनात और सब्र करने वाले के नाम पर जाना जाता है। पंजाब में बिहार के मजदूर जाते हैं, हरियाणा में बिहार के मजदूर जाते हैं, दिल्ली में बिहार का एक बहुत बड़ा मैन पावर सेक्शन है। आप बिहार को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए यह कलंक ऑफ बिहार को जितनी जल्दी हो बिहार पुलिस गिरफ्तार करे। पहली बार थोड़ा ही हो रहा बिहार वासियों के साथ, मजदूरों के साथ। महाराष्ट्र में केवल बिहारियों के साथ नहीं होता था, वहां उत्तर भारतीयों के साथ होता था, हिंदी भाषियों के साथ होता था। उसमें उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तो हिंदी भाषियों के साथ नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये तो अफवाह है। महाराष्ट्र में जो होता था उसका एक लीडर होता था, जिस लीडर का नाम होता था ठाकरे, उद्धव ठाकरे का भाई राज ठाकरे, जिसके नसीब में बेचारे के राज ही नहीं आज तक है, नाम राज ठाकरे। राज ठाकरे सत्ता प्राप्ति के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता था, वो सफल नहीं हुआ, जनता ने उसे विफल कर दिया। राज ठाकरे के कुछ गुर्गों और कुछ गुंडों ने उत्पात तो मचाया था, लेकिन अब बंबई के अंदर उत्तर भारतीयों ने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि अब क्षेत्रवाद नहीं पनपेगा और ऐसा माहौल नहीं बनेगा। एक बात और यह कहना कि हिंदी भाषियों के साथ, यह भी एक चेतावनी है भारत के उन शासनकर्ताओं के लिए। मैं कह रहा हूं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। कौन सा राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्रवाद? हिंदी भाषी पर अगर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ बोलने वाले हमला करें, और बंगाली बोलने वालों पर अगर हिंदी भाषी हमला कर दे, और क्या कहते हैं उड़िया बोलने वालों पर अगर पंजाबी भाषा हमला कर दे, तो ये राष्ट्रवाद कहां से हो गया? ये तो खंड खंड की बात हो रही है। जहां अखंड की बात हम कर रहे हैं, आप खंड खंड की बात कर रहे हैं। अरे भाषा कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, भारत का सारा व्यक्ति एक है और सबको समान अधिकार है, बराबर का अधिकार है। सब आपस में एक दूसरे का आदर और सम्मान करे, यह है राष्ट्रवाद। सब संवैधानिक मूल्यों का पालन करे, यह है राष्ट्रवाद। और सब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए, यह है राष्ट्रवाद। और एक गलतफहमी निकाल देने की है कि सिर्फ मजदूर काम करते हैं, यह बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है कि बिहार के सिर्फ मजदूर ही तमिलनाडु में, बिहार के कारोबारी भी तमिलनाडु में, बिहार के बहुत
बहुत सारे नौकरशाह भी तमिलनाडु में हैं, बिहार के बहुत सारे पंडित और मौलाना भी हैं जो वहां मंदिरों में मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, सारे सेक्शन के लोग हैं, व्यापारी वर्ग भी हैं। और एक बड़ा व्यापार चेन्नई से होता है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरों से उसका सीधा सीधा जुड़ाव है, वो है वॉयलेट का, जो क्या कहते हैं चमड़े का कारोबार है, उसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो चेन्नई से ही होता है। आप जो वॉयलेट अपने जेब में रखते हैं वो चेन्नई से सारा माल आता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए कि सिर्फ लेबर क्लास के लोग, यानी सिर्फ ढोने और निर्माण कार्यों में काम करने वाले लोग ही चेन्नई में थे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये तो एक क्लियर कर लीजिए, सारे सेक्शन के लोग। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अफवाह फैलाई गई कि बिहारियों को ढूंढ ढूंढ कर तमिलनाडु में पिटाई की जा रही है, जरा इसकी बारीकी को आप लोगों को समझना होगा। पहले वाकया मैं समझा दूं ताकि व्यूअर समझ जाए। वाकया ये हुआ कि किसी एक साइट पर बिहार के काफी मजदूर काम कर रहे थे, वो एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए। मकामी वहां का बाशिंदा 2-3 लड़का सिगरेट पी रहा था, उसने जलती हुई सिगरेट जो खत्म होती है तो ऐसे फेंकता है ना, वो फेंका तो वो उसके बदन पर चला गया। उसने कुछ बात कही कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, मेरे बदन पर क्यों फेंका। मकामी जो होता है उसका मनोबल वो भाषा से समझ गया कि ये तो बिहारी या पूर्वोत्तर का है। उसने कुछ सख्त लफ्ज कहे होंगे, गाली गलौज टाइप का, जो एक आम जुबान है, दिल्ली वगैरह में तो आम है। दोनों में तू मैं हुआ और हाथापाई हो गई। चूंकि वो मजदूर जो चाय पीने गया था बिहारी साइड से, वो 2 लड़का गया था और ये 3 थे और ये मकामी थे, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है ना, तो इन्होंने 2-3-4 उसको लगा दिया। वो लौट कर वहां से गया और साइट पर आपको पता है कि होलसेल रेट से दर्जनों मजदूर होते हैं, सैकड़ों भी होते हैं। तो ये अपने साथियों से इसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इसके साथी बोले चलो जरा देखता हूं, उससे भी निमटता हूं। तो फिर बिहारी मजदूरों का एक जत्था निकला और उसने ढूंढकर फिर उसकी पिटाई कर दी। अब इतना सा मामला था, इसमें पुलिस फिर आ गई, दोनों के बीच अब पुलिस आ गई। अब यह हो गया जी कि ठीक है, लड़ाई झगड़े का जो मुकदमा होता है वो सिलसिला चल रहा, वो एक आम बात है, जनरल मामला है। दिल्ली में हो, बंबई में हो, मैं कहता हूं गांव में हो, गांव में भी इस तरह के झगड़े होते हैं। इसको ये इशू बनाना कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया जी, बिहारियों का अपमान हो गया जी, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद और ये स्क्रिप्टेड है, ये आईटी सेल का प्रोपेगेंडा था। अब हुआ यूं कि वहां पर कुछ सोशल मीडिया यूजरों ने अपने सोशल साइट्स पर डाला कि बिहारियों पर तमिल के स्थानीय लोग जो हैं वो हमले कर रहे हैं। 1-2 फर्जी वीडियो जो आप देख रहे होंगे कई सालों से यूट्यूब पर और फेसबुक पर गर्दिश में है, किसी में अब अभी पंजाब में एक मामला हुआ था, क्या कहते हैं, जिसमें एक उंगली काट दी गई थी, उस वीडियो को भी यहां से जोड़ दिया गया। और झारखंड में कोई एक मामला लिंचिंग का हुआ था जिसमें पिटाई 3-4 लड़के एक की कर रहे थे, उस वीडियो को भी इससे जोड़ दिया गया कि ये तमिलनाडु का वीडियो है जी, और यहां देखिए बिहारियों को पीटा जा रहा। इस तरह से कई वीडियो शेयर किया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे खुद मेरे रिश्तेदारों ने फोन किए कि मेरे फला लड़के और मेरे फला लड़के तमिलनाडु में हैं, वहां तो फंस गए, अब क्या होगा। मैंने कहा कोई नहीं फंसा, बेफिक्र आप रहे। मैंने फौरन एक वीडियो बनाया और मैंने उस वीडियो में कहा कि यह अफवाह है, कोड़ा बकवास है, ऐसा तमिलनाडु के नेचर में नहीं है, वो इस तरह की हरकत वहां के लोग नहीं कर सकते हैं, ये मुझे यकीन है। मैं इसलिए ये यकीन कर रहा हूं, वहां जो इस वक्त की सरकार है, करुणानिधि के जो बेटे हैं स्टालिन, वो अंबेडकरवादी है, वो संविधानवादी है, वो समाजवादी है, वो प्रगतिशील सोच के नौजवान लीडर हैं और वो नेतृत्व पूरे भारत की करने की योजना बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत के जो माने केंद्रीय नेतृत्व में मेरी एक भूमिका हो, जैसे कि स्वर्गीय उनके पिता करुणानिधि की भूमिका हुआ करती थी। ऐसे में उस तरह का कोई भी नेतृत्व उसके हाथ में सरकार हो तो वो क्षेत्रवाद को पनपने नहीं दे सकता, ये बिल्कुल तय बात है। और हुआ भी वही। चेन्नई के माने सीपी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया कि कोई भी अफवाह फैलाता हुआ अगर दिखेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर हंगामा मचा दिया, सदन के अंदर हंगामा हो गया, विपक्ष के नेता की हैसियत से सरकार पर आरोप न लगने लगे और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सोशल मीडिया के
माने लोग जो एक्टिव रहते हैं उन्होंने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इतने पलायन होते हैं, लाखों लाख मजदूर वहां, और कुछ यूट्यूबर्स चेन्नई भी पहुंच गए। चेन्नई पहुंचने वालों में दो प्रमुख यूट्यूबर्स थे। एक द एक्टिविस्ट वेद ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। हालांकि आपके चैनल पर नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लोगों का नाम सब जगह ले लेना चाहिए। द एक्टिविस्ट वेद ने जो दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट, उसमें साफ दिखाया कि सामान्य स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि वो ठेठ बिहारी स्टाइल में उसने रिपोर्टिंग भी की वहां। लेकिन दूसरा एक चैनल है, फिर मैं नाम ले रहा हूं अगर आप लोग को आपत्ति ना हो तो, उसको कहते हैं सच तक, लेकिन होना चाहिए उसका नाम झूठ तक, लेकिन नाम रखा उसने सच तक। मनीष कश्यप वो भी पहुंच गया, और वो अंदर घुसने की तो हिम्मत उसकी हुई नहीं शहर में, वो स्टेशन पर आ गया। अरे भगदड़ अफवाह का देश है। आपको याद होगा इस दिल्ली में एक जमाने में अफवाह फैला था रात के 8 बजे, क्या हालत बनी थी। अफवाह का ये देश है, जरा सा बनिया अफवाह फैला दे, नमक 20 रुपए का 200 रुपए किलो बन जाए, वो भी हो चुका, हम लोगों ने देखा। तो इसी तरह के अफवाह में भगदड़ मचा। बेचारा बिहारी मजदूर काम धाम छोड़ के, ठेकेदार के यहाँ पैसा छोड़कर, कंपनी में पैसा छोड़ के स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर भीड़ लग गई, गाड़ी तो वही है स्पेशल। अब वो लगा सच तक वाला झूठ तक फैलाना, और ये देखो और वो देखो और ऐसे देखो और वैसे देखो, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था उसको इसने आगे बढ़ाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ उसके इस वीडियो के रिएक्शन में कि बिहार में खलबली मच गई, और बिहार में वो पेरेंट्स, वो गार्जियन जिनके बाल बच्चे वहां मुलाजमत कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या मजदूरी कर रहे थे, वो सब के सब परेशान हो गए और सरकार मुखालिफ सोच और मुहिम में शामिल हो गए। ऐसी सूरत में सरकार, बिहार सरकार भी हरकत में आई। उसने एक जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी को चेन्नई भेजा गया, और तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि यह अफवाह है, वहां के प्रशासन से, पुलिस पदाधिकारी से मेरी बात हो रही है, कहीं इस तरह की घटना नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। आखिरी में डीजीपी ऑफ बिहार ने पीसी किया, और डीजीपी ऑफ बिहार ने पीसी करके कहा कि वहां के पुलिस प्रशासन से मेरा कोऑर्डिनेशन है, मैं बात कर रहा हूं, पल पल का रिपोर्ट ले रहा हूं, ये बिल्कुल बकवास है, अफवाह है, इस पर ध्यान न दिया जाए। कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है, एक भी मजदूर घायल नहीं हुआ। और ये देखिए कि जब ये झूठ तक वाला था, मैं बार बार झूठ तक बोल रहा हूं, लोग समझ रहे होंगे, ये तो झूठ तक वाला। मजदूरों से पूछ रहा, आपको किसी ने मारा? मजदूर ने कहा नहीं, हमें नहीं मारा। तो फिर आप हमारे पड़ोस में मारा, समझ। फिर दूसरे से पूछा, आपको मारा? नहीं, हमारे रिश्तेदार ने फोन किया। यानी अजीब मामला है, कोई चश्मदीद वहां मिल नहीं रहा है जो ये कहे कि मेरे सामने क्षेत्रवाद की बात करके, देखिए मारपीट तो होता रहेगा, लेकिन ये कह के कि तू बिहारी है इसलिए तुझे मारूंगा, तब तो माना जाएगा कि एंटी बिहारी कोई माहौल है। अगर कोई आपस में झगड़ा लड़ाई, ये तो वही लोग हैं आईटी सेल वाले, एक हिंदू और मुसलमान से अगर जमीन का झगड़ा हो जाए, दुकान का झगड़ा हो जाए, मकान का झगड़ा हो जाए, लेन देन का झगड़ा हो जाए, तो उसको हिंदू मुस्लिम राइट बना देते हैं ये। अरे भाई, दो व्यक्ति है, समाज है, उसी में हिंदू है, उसी में मुस्लिम है, उसी में सिख है, उसी में अगड़ा है, उसी में पिछड़ा है, हो सकता है लेन देन, उठ बैठ, जमीन जायदाद, घर द्वार, गरीब मोहल्ला, सड़क, कुछ भी झगड़ा हो सकता है। स्कूल में दो बच्चे एक ही स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, अगर दो बच्चों में झगड़ा हुआ, झगड़ा क्रिकेट को लेकर हो रहा, झगड़ा फुटबॉल को लेकर हो रहा, झगड़ा हॉकी, और या फिर एक बात मैं कहूं, व्यूअर हंसे नहीं, झगड़ा लड़का लड़की के चक्कर में हो रहा, लेकिन चूंकि झगड़ने वाला एक मुस्लिम नाम का और एक हिंदू नाम का है, यह आईटी सेल एक्टिव हो जाती है और उसको हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता देती है। यह हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता, यह दो व्यक्ति के लेन देन का झगड़ा होता है, दो व्यक्ति के जमीन का झगड़ा होता है, दो व्यक्ति के मकान का झगड़ा होता है। तो ये अफवाह जो है इस मुल्क में लोगों को नुकसान देता है, इससे बचना चाहिए। अब आपको एक बड़ी खबर दे दूं देश के लोगों को कि बिहार पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। इस तरह के ट्वीट करने वाले, इस तरह के फेसबुक पोस्ट करने वाले और इस तरह के चैनल पर न्यूज चलाने वाले, जो अपने आप को कहता था